हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर का MPCE 023, जिसमें हम इंटरवेंशंस की बात करेंगे। अब तक हमने जो है असेसमेंट की बात की थी, काउंसलिंग क्या होता है उसकी बात की थी। आज इस वीडियो में हम इस मॉड्यूल में इंटरवेंशन इन काउंसलिंग की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि हम इसमें सेकेंड ईयर के जो लास्ट मॉड्यूल की वीडियो बची है हमारी, इससे पहले मैंने आपके लिए MPCE 021, 22 हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल एंड हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल, हमने ये 5 टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स है, 5 को हमने ऑलरेडी सिंपल जो है एक इंडिपेंडेंट जो प्लेलिस्ट है हर मॉड्यूल वाइज हमने आप देखेंगे। मैंने सेपरेट जो है प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर की है, तो हमने 5 प्लेलिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। इसी तरह से आप देखेंगे फर्स्ट ईयर के भी हमने जो आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 पेपर्स हैं, उनमें से हमने 6 की ऑलरेडी आपके साथ सेपरेट जो है प्लेलिस्ट है मॉड्यूल वाइज शेयर कर दी है। अब ओनली इसमें जो है लास्ट बची है, उसके बाद हम लोग जो है MPC जो है 006 जो आपकी आती है, जिसमें अपने स्टैटिस्टिक्स है उसको हम कवर करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की सारी वीडियोस जो हैं आप सब जो है सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपके साथ हर ब्लॉग पे जैसे 4 यूनिट हैं, जैसे ही वो ब्लॉग कंप्लीट होता है मैंने आपके साथ उनके भी लिंक्स शेयर किए हैं, ताकि आप जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉग से रिलेटेड जो भी आप यूनिट देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आपके साथ जैसे ही ब्लॉग कंप्लीट होता है मैंने वो लिंक शेयर किए हैं, ताकि आप आराम से उस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर ब्लॉग से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड जो है वीडियोस आप देख सके। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं, साइको एनालिसिस एंड साइकोडायनामिक काउंसलिंग, जो क्या है सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड है। इसमें जैसे हमने आप देखेंगे हमने पहले भी काफ़ी डिटेल में सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी है। इसको थोड़ा यहाँ से ही पढ़ लेते हैं कि सिगमंड फ्राइड जो थे वो उनका जो उन्होंने दिया 1856 से 1939 में, ये क्या थे, इज क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है 1856 से लेकर 1939 में। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि मेंटल ट्रीटमेंट्स के ऊपर उन्होंने काम किया, जिसमें उनके टाइम में क्या होता था, जब मेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए भी कोई भी मेडिसिन नहीं होती थी, उस समय उन्होंने हिस्टीरिया के ऊपर, हिस्टीरिया डिसऑर्डर के ऊपर बहुत, जो कि बहुत कॉमन था इनके टाइम में, उसके ऊपर काम किया, जिसमें इन्होंने कैसे हिप्नोसिस के यूज़ से उसके जो डिजीज़ थी, जो फिजिकल इलनेस होती थी, उसके कारणों का मालूम किया, उसके जब कॉजेज़ नहीं मालूम होते थे, इसके थ्रू उन्होंने जो है उन सबको फाइंड आउट किया। तो उसको यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉइड बिगिन हिज प्रैक्टिस एट टाइम व्हेन देर वर फ्यूअर, जब उन्होंने काफ़ी कम होते थे इफेक्टिव फ्रॉम जब ट्रीटमेंट तो होता था, लेकिन क्या था उसका ये नहीं मालूम होता था, जब मेडिसिन के फील्ड में बहुत ही कम काम होता था, अगर काम होता भी था तो उसमें कॉजेज़ जो होते थे वो नहीं मालूम होते थे, क्योंकि जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है जनरली डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिसऑर्डर एंड एट दैट टाइम ऑल्दो एक्यूरेट डायग्नोसिस कुड, कभी कभी क्या होता था हम डायग्नोस तो कर लेते थे लेकिन एक्चुअल में नहीं मालूम हो पाता था, क्योंकि लिटिल वाज नॉन अबाउट द कॉजेज ऑफ द डिजीज, जो डिजीज़ थी उससे कारणों का पता नहीं लग पाता था, वेदर वो फिजिकल थे या मेंटल थे। तो उन्होंने क्या किया, ए डिसऑर्डर दैट वाज पर्टिकुलरली कॉमन ड्यूरिंग द लेट 1800 में क्या था, हिस्टीरिया उनके टाइम पे ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर था। द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल कॉज, उसमें क्या होता था, जो उसके जो हिस्टीरिया है उसके जो है फिजिकल कॉजेज क्या थे, क्या कारण थे, वो नहीं मालूम हो पाते थे। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, अपने उनका फ्रेंड था जोसेफ ब्रुअर, उसने क्या किया, टोल्ड फ्रॉइड दैट while under hypnosis one of his patients had, उन्होंने क्या किया, उनके एक फ्रेंड ने उनको क्या बताया कि जो जिसको हिस्टीरिया है वो उस केस में उन्होंने क्या किया, रिकॉल, उनका जो पेशेंट था उसने क्या किया, रिकॉल एंड अंडरस्टूड द इमोशनल एक्सपीरियंस दैट ही हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम। उनके एक पेशेंट को उन्होंने देखा कि कैसे हिप्नोसिस के थ्रू उन्होंने हिस्टीरिया के जो कारण थे, कॉजेज थे, उनको उन्होंने फाइंड आउट किया, जो कि नहीं मालूम हो पा रहे थे, क्योंकि उस समय ट्रीटमेंट तो होना शुरू हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट कॉजेज जो होते वो नहीं मालूम हो रहे थे, जो कि सिगमंड फ्राइड को अपने फ्रेंड जो है जोसेफ ब्रुअर के साथ जब उन्होंने काम किया तब मालूम हुआ कि कैसे उसको उन्होंने हिप्नोसिस के थ्रू मालूम किया कि कैसे हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके कारणों के बारे में हम मालूम
कर सकते हैं। However, because some patients were not easy to hypnotize and sometimes the positive effect did not last long, कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते थे जिसके ऊपर क्या होता है हम हिप्नोटाइज को यूज़ करना बहुत मुश्किल था। तो फिर इसमें क्या किया कि फ्रॉइड बिगेन टू डेवलप हिज मेथड ऑफ साइको एनालिसिस इन विच द पेशेंट रिकैप्चर्स फॉरगॉटन मेमोरीज विद द यूज़ ऑफ, उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने हिप्नोसिस में करते हैं, उन्होंने क्या किया इसमें कि जिसमें अनकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज होती है, जो हिडन मेमोरीज होती हैं, ऐसी मेमोरीज जो कि हम फॉरगॉटन, जो हम भूल चुके होते हैं, उनके थ्रू उन्होंने उसको क्या किया, रिकैप्चर किया। तो इसमें सिगमंड फ्राइड का कहा है कि उन्होंने कैसे इसमें काम किया। डिपेंड अब क्या है कि फ्राइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हमने क्या किया था, कॉन्शियस माइंड की बात की थी, सब कॉन्शियस माइंड की बात की थी, अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, या हमारे जो मेंटल, जो कैसे हम लोग अपने जो है, क्योंकि फ्राइड की जो थ्योरी है वो बेसिकली वो क्या कहती है कि हमारे जो बचपन में कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं जो हिडन होती हैं, जो सप्रेस हो जाती है किसी कारण से, तो वो क्या होती है, हम उसी एक पर्टिकुलर स्टेज में हम स्टक हो जाते हैं और उस कारण से हमारे को प्रॉब्लम होती है। जो हम आज बिहेवियर करते हैं वो कब होता है, वो हमारे ड्यू टू अनकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमारी रिप्रेस मेमोरी होती हैं, जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, जो कि डिप्रेस हो जाते हैं, उनके कारण। तो फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी may seem complicated because they incorporate many interlocking factors, बट टू बेसिक एजम्पशंस क्या है, उन्होंने क्या कहा है, आप इसको अपने अपने जो लास्ट की जो हमने पढ़ा है उसके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी हमने काफ़ी MPCE 021 में भी पढ़ी है, 22 में भी पढ़ी है। तो इसमें क्या उन्होंने दो बेसिक एजम्पशंस मानी है, एक होती है साइकिक डिटर्मिनिज्म, एक होता है कॉन्शियस अनकॉन्शियस डायमेंशन अंडरलाई दी थ्योरी। उन्होंने क्या कहा, साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है, इन्होंने इसको क्या कहा है कि ऐसा होता है जिसमें हमारे जो है ओवर्ट और कोवर्ट दोनों बिहेवियर, कोवर्ट कौन सा होता है, ओवर्ट कौन सा होता है, जैसे हम देख रहे हैं जो विजिबल है, कोवर्ट जो हमारे थॉट है जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो इंटरनल है। उसमें क्या होता है, हम ये कब होता है, इज डिटरमिन बाय प्रायर मेंटल इवेंट्स। वो क्या कहते थे कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो क्या होता है, हमारे पिछली जो हमारे माइंड में जो इवेंट चल रही होती है, जो रिप्रेस होती हैं, उनके कारण होता है। एंड द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द प्राइवेट साइकिक लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल कंबाइन टू डिटरमिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है कि हम जो बाहरी दुनिया जो है हमारी, है ना, जो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा ये सारा बिहेवियर जो होता है, हमारे सब एक्शंस जो होते हैं, वो सब के सब क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर से अटैच होते हैं। कब होते हैं, जब हमारे प्रीवियस माइंड में चल रहा होता है, हमारे अपना जो खुद का एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे प्रीवियस जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं, उन पे वो बेस्ड होता है। तो एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिशनर Freud sought to modify unwanted behavior by identifying and eliminating its psychic determinant। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बिहेवियर अनवांटेड होता है जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता, अनडिजायर्ड बिहेवियर होता है, या जो ऐसा बिहेवियर जो कि हम अभी बताया ना कि हमारा जो साइकिक, हमारे जो दिमाग में जो चीज़ फिक्स हो जाती है, रिप्रेस हो जाती है, उसके कारण जो हमारा बिहेवियर होता है उसको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में एंटर करके उस अनकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज हैं उनको हम कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक। जैसे हमने प्री एसोसिएशन की बात की थी, ड्रीम एनालिसिस की बात की थी, जहाँ पे हम डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू उनको क्या करते हैं, अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियस मटेरियल में लाया जाता है। तो फ्रॉइड एज्यूम दैट मेंटल इवेंट्स सच एज थॉट्स है, फैंटेसीज है, वेरिड इन द एज विद विच दे कम टू इंडिविजुअल अवेयरनेस। इस टाइप की, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो हमारे थॉट्स होते हैं, फैंटेसीज होती है, जो रिप्रेस मेमोरीज होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल के अवेयरनेस में लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल लाइफ दैट आर करेंटली इन अवेयरनेस आर द कॉन्शियस। हमारे आज इस समय जो हमारी अवेयरनेस में है वो हमारा क्या है, वो कॉन्शियस है। एंड मेंटल कंटेंट दैट आर नॉट करेंटली एट द लेवल ऑफ अवेयरनेस बट कैन रीच दैट लेवल फेयरली ईजिली आर द प्री कॉन्शियस, यानी सब कॉन्शियस को हम भले हमें आज याद नहीं है, लेकिन अगर हम उसको लर्न करना, सोचना चाहें, उसको अपने कॉन्शियस में लाना चाहें तो हम लेके आ सकते हैं। जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन पुराना, 1 हफ्ते पुरानी कोई बात होती है जिसको अगर हम याद करना चाहें, रिकॉल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये इसके बारे में एक उन्होंने क्या कहा कि मेंटल कंटेंट दैट कैन बी ब्रॉट टू अवेयरनेस ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी आर द अनकॉन्शियस, जिसको हम बहुत मुश्किल से, ऐसे कंटेंट जिनको हम याद करना चाहते हैं लेकिन वो हिडन है, जो रिप्रेस्ड है, जिनको हम बहुत मुश्किल से अपनी अवेयरनेस में लेके आते हैं, ये क्या होते हैं, अनकॉन्शियस। बेसिकली क्या है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, हमारे कॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, एंड
अनकॉन्शियस के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा सिगमंड फ्राइड ने इसमें। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी काफ़ी, हमने इसमें डिटेल में काफ़ी इस बारे में पढ़ चुके हैं हम। थोड़ा आप उसको अगर रिकॉल करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं लाइंस के ऊपर एडमेंट रहना है। कहने का मतलब है कि 3 जो है इसमें इन्होंने कहा है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम क्या करते हैं। फिर फ्रॉइड वाज स्पेशली इंट्रिग्यूड बाय थॉट्स एंड फैंटेसी दैट सीन टू गो अंडरग्राउंड बट दे रीअपियर। ये वही बात आ गई कि अनकॉन्शियस माइंड के बारे में है कि अगर हम वो रीअपियर हो सकती है इन आवर कॉन्शियस लेवल। फिर क्या, डेट द लेवल ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रासाइकिक क्या होता है, हमारे अंदर जो चल रहा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उसको हम अवेयरनेस में लेके आ सकते हैं अगर हम उस पर वर्कआउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन ए यंग बॉय डिजायर्स टू। अब इन्होंने कहा कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, व्हेन ए यंग बॉय डिजायर्स टू टेक हिज फादर्स प्लेस इन रिलेशन टू हिज मदर। जैसे हमने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की थी, आपको याद होगा, एक हमने ऑडिपस की बात की थी, एक हमने इलेक्ट्रा की बात की थी। अब जो इन्होंने एक बॉय कहा है, बॉय का मतलब क्या है, इसकी बॉय बात कर रहे हैं ऑडिपस की, जो वो अपने फादर को की जगह अपने आप को रखना चाहते हैं अपनी मदर के साथ। लेकिन एक तरफ तो ये हो गया कि वो अपनी मदर के साथ रहना चाहता है अपने फादर की जगह, ठीक है, बट एट द सेम टाइम फील लव एंड अफेक्शन। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करता है, अपने फादर के साथ भी अटैच है, उनके साथ भी वो लव है, उसका अफेक्शन है। तो उन्होंने क्या है, इस कारण से क्या होता है, हमारे को जो है ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट, जिस कारण से क्या होता है, जिसको हमने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का सिगमंड फ्राइड ने नाम दिया था। तो ये उन्होंने कहा है कि द मोर मैसिव द अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट द ग्रेटर द पर्सन मेंटल इवेंट, उतना ही उनको क्या होता है वहाँ पे उसकी वो, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस में वो डेट में रिमेन द अनकॉन्शियस, इस टाइप का जो होता है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसको अगर हम चाहें उसको रिकॉल कर सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारे जो एक्शंस होते हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये सब के सब कब होते हैं, वर इन लार्ज पार्ट डिटरमिन बाय द थॉट्स एंड फीलिंग्स कंटेन्ड इन द अनकॉन्शियस माइंड। हमारे अनकॉन्शियस में जो हमारी डिप्रेस जो होती है फीलिंग थॉट है, ये आज जो हमारे एक्शन है ये उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड डिप्रेस कंटेंट ऑफ द अनकॉन्शियस इन एडवांटेज स्लिप्स थ्रू इनटू वर्ड्स और डीड्स रिजल्टिंग इन, इसका मतलब क्या, फ्रॉइडियन स्लिप। फ्रॉइडियन स्लिप का उन्होंने क्या मतलब दिया, जो हमारे दिमाग में जो अनकॉन्शियस माइंड में जो रिप्रेस मेमोरीज हैं, रिप्रेस जो कंटेंट जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, आज जो हम बोलते हैं ये कई बस, इसको हम स्लिप ऑफ टंग इन्होंने कहा है कि फ्रॉइडियन का स्लिप का मतलब क्या है, हमारे मुंह से वो चीज़ निकल जाती है जो हमारा आज का बिहेवियर है। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो आज का बिहेवियर है ये क्या है, हमारी रिप्रेस मेमोरी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उसके कारण से है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आज जो हम जो कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे काम हैं, ये सब क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या डीड्स हमारे क्या है, रिजल्टिंग इन व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द फ्रॉइडियन स्लिप। जो आज हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, किस कारण से होता है, हमारी अनकॉन्शियस माइंड में जो है चल रहा होता है, उस कारण से आज हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शन, हमारे डीड्स होते हैं। तो साइकोएनालिटिक साइकोडायनामिक प्रैक्टिशनर्स हु यूज दिस अप्रोच टेंड टू व्यू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एज बीइंग रिलेटेड टू अनकॉन्शियस। सब चीज़ों में क्या आ रहा है, इसमें अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी, जैकब ने कहा है 1998 में। तो फ्रॉइड्स कंट्रीब्यूशन इन रिगार्ड टू मेंटल प्रोसेसेस द अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म हैव ऑल बीन डेवलप्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अदर। अब क्या है, ये तो सब चीज़ें हैं, इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस पे उन्होंने काम किया, डिफेंस मैकेनिज्म की बात की, ये सब चीज़ें बाद में जो उनके बाद में जो स्टूडेंट्स थे, डिसाइबल्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ को यूज़ किया। सम हैव फॉलोड इट बेसिक एजम्पशन एंड कुछ लोगों ने तो ऐसा कैसा कर दिया, कुछ उसकी बेसिक वो सब चीज़ें ले ली, किसी ने जो उनके अप्रोच में जिसको जो सही लगा वो ले लिया। द टर्म साइकोडायनामिक offers a wider perspective which encompasses the different analytical approaches। अब इन्होंने बात की कि स्ट्रक्चरल कंसेप्ट ऑफ फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। एक हमने बात के ऊपर इनके माइंड की बात की, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की। अब हमने बात की थी इड, ईगो एंड सुपर ईगो की। इड क्या होता है, जो बच्चों की तरह जिद करता है, जो कि हर एक में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट एट बर्थ, तो हमारे जिसको इन्होंने क्या कहा, इंस्टिंक्ट का नाम दिया। ईगो क्या होता है, जो कि रियलिटी के बेस पे होता है, जो हमें जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड गेटवेज टू एक्शन। अब क्या सुपर ईगो क्या होता है, ये हमारी मोरलिटी पे बेस होता है, मोरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस होता है। हमें ये क्या करना चाहिए, स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, जो हमें जो है हमारे जो भी एक्शन होने चाहिए हमारी मोरलिटी पे, मोरल वैल्यूज़ पे, कि हमें ऐसा नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो गलत है ये। और ईगो क्या होता है, हमारे रियलिटी बेस्ड होता है।
ईड क्या होता है, जो बच्चे की तरह हट करता है, जिद करता है। तो इस टाइप से इन्होंने कहा अनलाइक अंडर द प्रेशर ऑफ एक्सेसिव एंग्जाइटी द ईगो इज फोर्स टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स टू रिलीव द प्रेशर। इन्होंने अब एंग्जाइटी, ये हमने किया था जब इन सब में आपस में ईगो रियलिटी होती है, ईड होते जिद करता है ना। तो इनमें जब क्या होता है आपस के अंदर वो चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो है इससे हम वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है हमारी, क्योंकि रियलिटी कुछ और है, जिद कुछ और कर रहा है हमारा मन। और क्या होता है, हम जो है जो मोरालिटी, हमारी मोरल वैल्यूज हमें कुछ और कह रही हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रेशर में आपस में एंग्जाइटी हो जाती है, जिस कारण से हमारे को डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि दे डिफेंड द ईगो अगेंस्ट दी एंग्जाइटी। फिर इसमें डिफरेंट तरह के हमने 9 तरह के हमने याद होगा हमने किए थे। इसमें रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डिनाइल, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड जो है रिग्रेशन। इस टाइप से हमने डिफरेंट तरीके डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया था। अब उन्होंने कहा कि इन जनरल साइकोडायनामिक्स ऑल्सो नोन एज अ डायनामिक साइकोलॉजी। साइकोडायनामिक्स को इन्होंने कहा है कि डायनामिक साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द माइंड। हमारे माइंड की डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करता है, पर्सनैलिटी को लेकर साइकी, और एज द रिलेट तो मेंटल, इमोशनल, मोटिवेशनल फोर्सेस स्पेशली एट द अनकॉन्शियस। क्योंकि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में हर जगह क्या अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर फोकस की है कि कैसे हम रिप्रेस मेमोरी को या अनवांटेड मेमोरीज को जो हम नहीं चाहते याद करना, वो उनको हम जब अगर हमारे को जब हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमारे इंटरसेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे बचने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, या जब क्लाइंट को काउंसलर की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे वो फ्री एसोसिएशन के थ्रू है या डीम एनालिसिस के थ्रू है, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू वो क्या करते हैं, उसको अनकॉन्शियस माइंड का जो मटेरियल है उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। द मेंटल फोर्सेस उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसकी बात की, एक होता है इंटरेक्शन ऑफ इमोशनल फोर्सेस, एक होता है इनर फोर्सेस अफेक्टिंग बिहेवियर। इन दो चीज़ों की यहाँ पे बात की है। इंटरेक्शन ऑफ इमोशनल यानी एक्सटर्नल की हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ द इमोशनल एंड मोटिवेशनल फोर्सेस दैट अफेक्ट बिहेवियर एंड मेंटल स्टेट स्पेशली ऑन ए सबकॉन्शियस। इनका आपस में जो इमोशनल एंड मोटिवेशनल फोर्सेस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा बिहेवियर बनता है। इसकी बात करें हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर की, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनर फोर्सेस अफेक्टिंग बिहेवियर, द स्टडी ऑफ इमोशनल एंड मोटिवेशनल फोर्सेस दैट अफेक्ट बिहेवियर एंड हमारे स्टेट ऑफ माइंड को ये वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो फ्रॉइड प्रपोज दैट साइकोलॉजिकल एनर्जी वाज कांस्टेंट एंड इसमें क्या कहते हैं, देन इट एंडेड टू रेस्ट थ्रू डिस्चार्ज। अब इन्होंने बात की कैथारसिस। कैथारसिस का आपको याद होगा, हमने अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो फ्रॉइड ने क्या कहता इसमें कि कैथारसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रिप्रेस इमोशन, जिसमें हम अपनी बात को सामने तक हम बोल पाते हैं। इसको उन्होंने, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में कैथारसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैथारसिस में क्या होता है, जब हम अपनी इमोशंस को, पेंट अप जो इमोशंस होते हैं उनको रिलीज कर पाते हैं और जिससे हमारे को वो रिलीफ मिल जाए, दिस इज कॉल्ड द कैथारसिस। फिर ये बात करते हैं ओरिजिन ऑफ साइकोडायनामिक्स कैसे हुआ। इसमें क्या है, बस डेवलप्ड बाय जो साइकोडायनामिक्स है कहाँ से आया था, सिगमंड फ्राइड ने किया था। उन्होंने क्या कहा, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर फ्लोज ऑफ साइकोलॉजिकल एनर्जी इन ए कॉम्प्लेक्स ब्रेन एस्टेब्लिश साइकोडायनामिक्स ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एनर्जी विच इन्होंने लिबिडो की बात की है। हमारी जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है उसको उन्होंने क्या कहा है, लिबिडो। लिबिडो में क्या होता है हमारी जो है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा जो हमारे को उन्होंने क्या एक्सप्लेन भी कर रखा है, इन जनरल डायनामिक स्टडीज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सचेंजेस ऑफ साइकिक एनर्जी विद इन दी पर्सनैलिटी। हमारी जो पर्सनैलिटी का कहने का मतलब कि साइको प्लस डायनामिक तो हो गया, हमारी माइंड की स्टडी उन्होंने कह दी, है ना। ऊपर से उन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ जो हमारी साइकिक एनर्जी क्या है वो लिबिडो। लिबिडो क्या होता है, लिबिडो में इन्होंने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी के हमारी इसमें हमारी ए फोकस इन साइकोडायनामिक इज द कनेक्शन बिटवीन द एनर्जेटिक्स, यहाँ पे एनर्जेटिक्स of emotional states in the id, ego, superego as they relate to early childhood developments and processes। इन्हीं के बेस के ऊपर हमारा क्या होता है, लिबिडो क्या होता है, हमें एक साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है, और id, ego, सुपरईगो भी क्या होता है, उसी से रिलेट होते हैं, जो जिसके हमारे जो हम कहते हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, प्रोसेसेस की बात की है। अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेज से सही से निकल जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के तो ठीक है, जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं वहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। So at the heart of the psychological processes, according to Freud, is the ego, which is
एंड विच आर बैटलिंग विद दिस थ्री फोर्सेस, क्योंकि ईगो क्या होता है हमारे रियलिटी के बेस पे होता है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ पे इट और सुपर ईगो एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, वो दुनिया अलग है, रियलिटी अलग है, हम चाहते कुछ हो रहे हैं, तो इसलिए इन सब के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनमें जब इंटरेक्शन होता है बिटवीन इड ईगो एंड सुपर ईगो, तो उसके कारण से क्या होता है हमारा जो इन्होंने क्या कहा है द बेसिक साइकोडायनामिक मॉडल फोकस किस पे फोकस करता है, ऑन द डायनामिक इंटरेक्शन, कैसे इड ईगो और सुपर ईगो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कैसे हमारे को जब प्रॉब्लम होती है, जब हम उसके लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, और किस तरह से जो है ये सारा उन्होंने क्या जो ओरिजिन ऑफ साइकोडायनामिक्स की बात की है कि वो सिगमंड फ्रॉइड का ही इसमें मेन जो है रोल है। यानी हम अगर बात करें तो इन्होंने क्या क्या कहा है कि जो साइकोडायनामिक्स का है स्टडी ऑफ माइंड एंड माइंड की है साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने कहा है एक ही बात है, साइको प्लस डायनामिक्स को मिलके ये बना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी क्या लिबिडो है। थर्ड इन्होंने क्या कहा वो उसी से मिलते हैं, उसी से जो इड ईगो सुपर ईगो उसी से अपने आप जो पावर लेते हैं। फिर एम्फेसिस उन्होंने क्या कहा साइकिक एनर्जी पे बात की है। अब क्या है हिस्ट्री ऑफ साइकोडायनामिक्स क्या है, साइकोडायनामिक्स वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर एंड मेलानी क्लाइन। हमने इनकी जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ रखी है, कार्ल जंग की पढ़ रखी है, एल्फ्रेड एडलर की पढ़ रखी है अपने 21 में भी एंड 22 में भी। अब उन्होंने क्या कहा है कि 1988 में बुक इंट्रोडक्शन टू साइकोडायनामिक्स ए न्यू सिंथेसिस साइकेट्रिस्ट मर्दी, इन्होंने अलग अलग लोगों का नाम किया है कि उन्होंने इसमें कैसे कैसे इस पर काम किया, साइकोडायनामिक्स को यूज़ किया है, तो ये आपको इनको नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या इनके सब उसी के बारे में कि कैसे कैसे इन लोगों ने काम किया है, न्यूरोटिक बिहेवियर पे काम किया, अनकॉन्शियस माइंड मेंटल प्रोसेस के ऊपर काम किया है। फिर 1950 अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एरिक बर्न का भी आपने नाम सुना होगा, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि बिल्ड ऑन फ्रॉइड्स साइकोडायनामिक मॉडल पर्टिकुलर डेट ऑफ द ईगो, उन्होंने फ्रॉइड की जो है ये जो ईगो स्टेट्स है उसके ऊपर उन्होंने काम किया है, अपना मॉडल दिया साइकोडायनामिक का, टू डेवलप ए साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। उन्होंने क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कॉल्ड ट्रांजैक्शन, आपने याद होगा हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की भी बात की थी, जिसमें हमने क्या किया था कि कैसे आपको याद होगा हमने जो 3 स्टेट की इसके अंदर बात की थी, आप MPC 21 में आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा, विद अकॉर्डिंग टू जेम इज ए कॉग्निटिव। उन्होंने क्या कहा एलन के अप्रोच की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने क्या कहा है एलन के अप्रोच में कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच टू ट्रीटमेंट दैट इज़ वाई ए वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग। अब जो एलन ने इनको क्या कहा है कि कॉग्निटिव बिहेवियर, जिस आपको याद होगा हमने किया था कि कैसे हम इरेशनल बिलीफ को, कैसे हमें क्रूक थिंकिंग जो थी जिससे कहा हमारा जब बिहेवियर वैसा ही हो जाता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने ABC मॉडल भी किया था। कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच का मतलब क्या है कि टू ट्रीटमेंट एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद इंटरनल मॉडल्स ऑफ टू सेल्फ एंड अदर्स एज वेल एज अदर साइकोडायनामिक इशूज। तो इन्होंने कहा कि कैसे हम जो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं कि हम कैसे, इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच का मतलब क्या था, हम अपनी जो इस टाइप की जो थिंकिंग है जो कि गलत है, अनवांटेड थिंकिंग है, इरेशनल थिंकिंग है, नेगेटिव बिहेवियर है, हम या मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने हिस्ट्री में दिखाया कि कैसे कैसे लोगों ने इसके ऊपर काम किया। फिर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइकोडायनामिक्स की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। मीनिंग ऑफ साइकोडायनामिक्स क्या है, साइकोडायनामिक्स इज सिस्टमैटिक स्टडी एंड थियोरी ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट अंडरलाई ह्यूमन बिहेवियर एम्फेसाइजिंग द इंटरप्ले बिटवीन अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस मोटिवेशन। ये क्या है हमारी साइको, कहते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड को हम कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हैं, उसके बारे में। द साइकोलॉजी ऑफ मेंटल और इमोशनल फोर्सेस और प्रोसेसेस डेवलपिंग स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, कैसे हमारा जो है हमारे अर्ली चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी ऐसे कौन से मेंटल फोर्सेस होते हैं, इमोशनल हमारे को, जब मैंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की है, क्या हमारे को ऐसे इमोशन, क्या ऐसी कोई फीलिंग्स होती है, क्या हमारे को कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, कि जैसे कि लड़का है अपनी मदर के साथ रहना चाहते हैं, उसका फादर से एनवी होती है, या मदर जो अपने फादर के साथ रहना चाहती है, मदर से उसकी एनवी होती है लड़की को, तो उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के हमने नाम दिया था। तो कहने का मतलब कि उस कारण से हमारी जो है वैसे हमारा बिहेवियर होता है, वैसे हमारी क्या होती है मेंटल स्टेट होती है। इसकी जो है साइकोलॉजी ऑफ, कहने का मतलब कि साइकोडायनामिक्स क्या होता है, जस्ट साइकोलॉजी ऑफ मेंटल इमोशनल फोर्सेस और प्रोसेसेस डेवलपिंग स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड एंड द इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। उसी की तरह से हमारा बिहेवियर एंड हमारी मेंटल स्टेट हो जाती है।
explanation or interpretation as of behavior or mental state in terms of the mental और emotional forces, और जो हमने अभी ऊपर बात की है उसी के लिए कि उसके एक्सप्लेनेशन करना, उनका इंटरप्रेट करना अपने उस बिहेवियर को। फिर मोटिवेशनल फोर्सेस क्या है एक्चुअली, स्पेशली एक्टिंग स्पेशली एट तक अनकॉन्शियस लेवल पे, ऐसे कौन से हमारे मोटिवेशनल फोर्सेस हैं जो इसके कारण से हम ऐसा करते हैं, अपनी मेमोरीज को उसमें डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या होता है, साइकोडायनामिक्स। फिर इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन की बात करा कि इसकी कि इसमें क्या कहा है कि ए डायनामिक साइकोलॉजी इज़ वन दैट स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी विद इन दी पर्सनैलिटी। ये आपको याद करनी पड़ेगी। दिस आर फ्राइड्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन मॉडर्न साइंस। इट इज़ सर्टेनली क्रूशियल इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि सिगमंड फ्राइड का नाम जो आता है साइकोडायनामिक्स में ही आता है। फिर उन्होंने कहा कि 1930s में क्या होता है, जो सिगमंड फ्राइड की बेटी थी एना, उन्होंने क्या किया अपने फादर के फ्रॉइड साइकोडायनामिक तो जब ईगो टू स्टडी ऑफ पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट एंड स्पेशली डिप्राइवेशन एंड इन डूइंग सो डेवलप्ड ईगो साइक। उन्होंने अपने फादर की जो ईगो है इसके रिलेटेड थ्योरीज को लिया और उसके ऊपर काम करके उन्होंने क्या किया, अपनी ईगो साइकोलॉजी जो है वो बना दी अपने फादर, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की बेटी का नाम था एना, और उन्होंने कैसे अपने फादर का जो उन्होंने काम कर रखा तो उसमें जो उसको समझ में आया ईगो स्टेट्स को लेकर अपनी अलग से एक जो है इंडिपेंडेंट ईगो साइकोलॉजी को डेवलप किया। Freudian psychodynamics. According to Freud, the ego is seen as battling with the three forces, that is it, सुपर ईगो एंड ईगो। आउटसाइड वर्ड का हो गया हमारा ईगो। तो इन सब के ऊपर उन्होंने कहा है कि इन्होंने बेसिकली इसी पे काम किया। इन दिस राइटिंग about the engines of human behavior, Freud used the German word id, a word that can be translated into English as, उन्होंने क्या कहा है, जो ईड की बात की, ईड को उन्होंने क्या कहा है, इंस्टिंक्ट और ड्राइव कर, जो हमें मोटिवेट करता है, हमारे को फोर्स करता है कि हम ये काम करें। हम जिद करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, छोटा बच्चा है ना, उसके लिए हम उनका जो ईड है, ईड को इन्होंने इंस्टिंक्ट और ड्राइव का नाम दिया। फिर यूंगियन साइकोडायनामिक्स, स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल यूंग इन हिज बुक, उन्होंने 1907 में बुक पब्लिश की थी। उन्होंने भी क्या किया है, कहीं ना कहीं जो फ्राइडन का जो व्यू पॉइंट था उसको उन्होंने भी कहीं ना कहीं यूज़ किया है। कहीं ना कहीं जो जहाँ पे उनको लगा कि सिगमंड फ्राइड का जो उनको ठीक लगा उसको यूज़ किया। आपको याद होगा हमने MPC 022 में काफ़ी सेकेंड ब्लॉक में कार्ल यूंग की थ्योरी काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी। आपको याद होगा, आप उसमें देख लीजिए, मैंने वीडियो भी सेपरेट बना रखी है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कार्ल यूंग की जो कंट्रीब्यूशन इन साइकोडायनामिक साइकोलॉजी क्या है, साइकी टेंड्स टुवर्ड्स होल, तो उन्होंने होलनेस के ऊपर काम किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो है सिगमंड फ्राइड ने एक इंडिविजुअल के ऊपर बात की थी, ये क्या है, होलनेस पे, एज ए होल हर चीज़ पे उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे उन्होंने बात की, पर्सनल कॉन्शियस पे भी कि कलेक्टिव कई लोगों की जो कॉन्शियस होती है, कई सारे लोगों का मिलकर जो बनती है वो हो जाती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। एंड आर्कीटाइप यानी हमारे दिमाग में जो हमारी सोसाइटी से हमारे को मिलते हैं, हमारी प्रीवियस जनरेशन से हमारे को मिलती है, उस टाइप से हम क्या बोलते हैं, आर्कीटाइप्स उसको बोलते हैं। कलेक्टिवली जो हमारे दिमाग में हम स्टोर कर लेते हैं, जो हमारे को अपने एंसेस्टर्स से मिलते हैं। तो आर्कीटाइप्स आर कंपोज ऑफ डायनामिक टेंशन एंड अराइज स्पॉन्टेनियसली इन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। इंडिविजुअली भी होते हैं और क्या होते हैं, हमारे कलेक्टिवली हमारे माइंड में ये छप जाते हैं। आर्कीटाइप आर ऑटोनॉमस एनर्जीज, ये क्यों अपने आप हमारे को मिलती है, कॉमन टू ह्यूमन स्पीशीज, दे गिव दिस साइकिक डायनामिक प्रॉपर्टीज एंड हेल्प ऑर्गेनाइज इट। यानी अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो आर्कीटाइप्स क्या होता है, जो हमारे को हमारे जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं सबको हमारे सबके अंदर ही होती है, ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमारे को ह्यूमन्स को अपने एंसेस्टर्स से, अपने प्रीवियस जनरेशन से मिलती हैं। Transcendent function, the emergence of third resolve the split between the dynamic polar tensions within the archetypal structure। इसमें इन्होंने क्या कहा, मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि पुरानी जो जनरेशन जो चले आ रहे हैं हमारे दिमाग में, अगर हमारे उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कोई उन फोर्सेस के अंदर, हमारे दिमाग में पहले से कुछ चल रहा है और हम क्या करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जब फोर्सेस चलते हैं तो उसमें कोई ऐसी थर्ड ऐसी चीज़ जो कि उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंट फंक्शन। फिर रिकॉग्निशन ऑफ द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन साइकी, उस चीज़ को देखना कि जो हमारे ह्यूमन साइकी हम सबके अंदर उस जो हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, ये इस पर उन्होंने फोकस किया है, हम अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करना कि हम क्यों हैं। ठीक है, एंड रिकॉग्निशन ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ साइकी एंड साइकी लाइफ। तो ये सारा क्या था कार्ल यूंग के बारे में है
कि साइकोडायनामिक थेरेपी इज ए जनरल नेम फॉर थेराप्यूटिक अप्रोचेज विच ट्राई टू गेट द पेशेंट या क्लाइंट टू ब्रिंग द सरफेस देयर ट्रू फीलिंग्स सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस देम एंड अंडरस्टैंड। ये इन्होंने सिंपल क्या कहा है, जैसे सिगमंड फ्राइड का है कि हम अपनी उस चीज़ को, जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको एक्सपीरियंस करें, उसको समझ सकें कि हम ऐसा क्यों हैं, उसको अनकॉन्शियस से उसको कॉन्शियस में लेके आएँ। लाइक साइको एनालिसिस, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी यूज द बेसिक assumption that everyone, ये क्या मानते हैं कि everyone के जैसे साइको एनालिसिस की हमने बात की, तो साइको डायनामिक भी इसी पे बेस्ड है कि सबके पास अनकॉन्शियस माइंड है ना, एंड दैट फीलिंग हेल्ड इन अनकॉन्शियस माइंड आर ऑफन टू पेनफुल, जो ऐसी मेमोरी, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड क्या होता है, वो सब चीज़ों को छुपा देते हैं, रिप्रेस कर देते हाइड कर देते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, पेनफुल होती है, जिसको हम जो है याद नहीं करना चाहते हैं। दस वी कम अप विद डिफेंसेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस। इसलिए हम क्या करते हैं, जब उन पेनफुल जो फीलिंग को हम अवेयरनेस में लाना, जब लाते हैं कॉन्शियस माइंड में लाना, जब हम लानी पड़ती है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंसेस को यूज़ करते हैं। तो साइकोडायनामिक थेरेपी assumes that these defenses have gone wrong and are causing more harm than good। इसलिए हमें जब क्या करते हैं साइकोथेरेपी में, क्या करते हैं, जो हम जिस चीज़ को हम डिफेंड कर रहे हैं वो गलत है, और उसके हमारे को हार्म जो होता है ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण से क्या होता है, इट ट्राइज टू अनरेवल देम। ये इस टाइप की जो होते हैं इसको अनरेवल करता है, ताकि हम उसको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके अपने आप को वो ठीक कर सकें। इट इज़ एज्यूम्ड दैट वंस यू आर अवेयर of what is really going on in your mind, फीडिंग इट विल नॉट बी पेन। अगर हम उसको उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करेंगे, उसको अवेयरनेस में लेके आएंगे, उसको हम फेस करेंगे उस चीज़ को, तो शायद ये जो है हमारा पेन जो होगा वो कम हो जाएगा। अब क्या मीनिंग ऑफ साइकोडायनामिक काउंसलिंग क्या होता है, अब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग का बेस्ड होता है, विद एन एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग ए गुड वर्किंग अलायंस, किसके अंदर, क्लाइंट में एंड काउंसलर में। ट्रस्ट की हम बात करते हैं, द काउंसलर टेक्स अकाउंट ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की दुनिया में क्या है, कोई इसको कोई ट्रॉमा का इम्पैक्ट हुआ है, कल्चरल डिफरेंस है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी है एंड सोशल, कहीं ना कहीं इसको कोई ट्रॉमा है जिस कारण से उसकी दुनिया में एंटर करके उसकी हेल्प करता है। क्लाइंट की दुनिया तो वही है जिसको वो फेस कर रहा है, उसके लिए वही रियल वर्ल्ड है, भले ही वो जो है काउंसलर के पास आके वो ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल तो वो सफरिंग में है ना, तो उस टाइप से उसकी हेल्प की जाती है। साइकोडायनामिक काउंसलिंग प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। हम साइको डायनामिक की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करते हैं, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, कि हमारा जो करंट बिहेवियर है उसके पीछे पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं, मीडिएटेड इन पार्ट थ्रू अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय ऑब्जेक्ट रिलेशन। ऑब्जेक्ट रिलेशन में क्या होता है, जिसमें हमारे आपस में, जैसे मदर के साथ, फादर के साथ, भाई बहनों के साथ, बाकी लोगों के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, उस अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करके फिर उसको जो है, उसको बिहेवियर, जो उसका मेल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको ठीक किया जाता है, किस कारण से हमारा बिहेवियर जो है आज इस टाइप का हुआ है, तो हमारे को इन सब चीज़ों के ऊपर साइकोडायनामिक काउंसलिंग के थ्रू मालूम किया जाता है। तो साइकोडायनामिक काउंसलिंग स्किल एंड थियोरी कैन बी वैल्यूएबल इन मैनी वर्किंग एंड सोशल एनवायरनमेंट। द इंसाइट एंड इंसाइट क्या होता है, खुद के बारे में अवेयरनेस करना, एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन फंक्शंस गेन from psychoanalytic theory can enhance the life of the counselor as well as the client and can be put in variety of good use। यानी आपस में ऐसा करने से, जब हम साइकोडायनामिक काउंसलिंग की बात करते हैं तो कैसे हम क्या करते हैं, हम अपने आप को, हम कैसे हमारे में इंसाइट आती है, हम कैसे अपने अवेयर हो पाते हैं कि हमको क्या, हमें खुद ही मालूम हो जाता है क्लाइंट को कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम थी जिस कारण से आज उसका बिहेवियर ऐसा हो गया था। तो क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड को में के थ्रू वो जो है वो सारा मटेरियल जो होता है वो कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है। अब है मीनिंग ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, साइकोडायनामिक जो साइकोथेरेपी इज राइट फ्रॉम साइको एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ की एनालिटिक कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, सिगमंड फ्राइड क्या करते हैं, फ्री एसोसिएशन को यूज़ करते हैं रिकॉल करने के लिए, या इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंस की, जैसे हमने ऊपर बात की है कि जैसे क्लाइंट को कहा जाता है कि आपको मान लीजिए जिससे प्रॉब्लम है, आप सोचो मैं वही बंदा हूँ, मान लो किसी को अपने मदर से प्रॉब्लम है या किसी को अपने फादर से प्रॉब्लम है, तो वो प्रोजेक्ट करें उस चीज़ को, बताओ, ताकि आप अपनी अनलेवल हो जाओ, अपने उस सारी हिडन मेमोरी जो प्रॉब्लम है उन सब, ये मान के चलो आपको जो समझ में आता है बोलो, मान लीजिए मैं ही वो बंदा हूँ, तो इस ट्रांसपेरेंस का यूज़ किया जाता है ना। सच थेरेपी यूजुअली इन्वॉल्व 1 वीकली 50
जो है मिनट सेशन 50 मिनट का सेशन होता है और इसमें क्या 3 महीने से लेकर 2 साल तक ये चलती है। लॉन्ग टर्म एम ऑफ द सच थेरेपी क्या होती है, सिम्टम रिलीफ एंड पर्सनैलिटी चेंज। मेन उसका पर्पस क्या होता है, जिस प्रॉब्लम में वो पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए क्लाइंट और उसका पर्सनैलिटी चेंज होता है। तो साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी इज क्लासिकली इंडिकेटेड द ट्रीटमेंट ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि क्या होते हैं हमारे को जो बहुत परेशान हो रहे होते हैं हमें चीज़ से, उसके लिए होती है ये। और साइकोडायनामिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रीमाइज इन ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस। फिर क्या साइकोडायनामिक थेरापीज विच आर समटाइम यूज टू ट्रीट डिप्रेस। अब इनको ने कहा है कि ये जो थेरापी है कभी कभी ये डिप्रेस पर्सनस के लिए भी यूज़ होती है, फोकस ऑन रिजॉल्विंग द पेशेंट या क्लाइंट्स कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स। तो जिस कारण से उनकी फीलिंग ऐसी कि इस कारण से उनकी क्रूप थिंकिंग हो गई है कि वो नेगेटिव सोचते हैं उन सब में, क्योंकि इनके पीछे क्या रहा है, उनका लोगों के साथ रिलेशन कैसे रहे हैं, बहुत सारी सब चीज़ों की जब आप पास्ट में एंटर करते हो तो बहुत सब चीज़ों को में कि तुम्हें मालूम होता है कि जो डिप्रेशन है उसके कारण क्या है, ताकि वो उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके। तो साइकोडायनामिक काउंसलिंग प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन दी इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का जो इन्फ्लुएंस आया हमारे करंट बिहेवियर पे उसके ऊपर उसका एम्फेसिस होता है, मीडिएटेड इन पार्ट थ्रू द अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप थ्योरी का, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारे लोगों के साथ जैसे रिलेशन है उनके बेस के ऊपर देखा था हमारे प्रीवियस रिलेशनशिप कैसे थे, जिस कारण से क्या हुआ, जिसने हमारी सेल्फ एस्टीम के ऊपर अटैक किया और हमारी सेल्फ एस्टीम पे जिसका कारण से असर आया और हमारा जो आज का बिहेवियर है वो क्या है, मेल एडेप्टिव हो गया है। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्या होती है, जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। वही फाइंड काउंसलिंग गोज ऑन एट मैनी लेवल्स इन फैमिली सेटअप में। पेरेंट्स काउंसिल दे चिल्ड्रन है, सोसाइटी जो डॉक्टर अपने पेशेंट्स की क्लाइंट्स की करते हैं, लॉयर्स के अपने क्लाइंट्स की करते हैं, टीचर दे स्टूडेंट्स करते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है, हम यानी कहने का मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में जो है हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में भी पढ़ा है MPC 22 में, काउंसलिंग इज द कोर ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम एंड इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंटीमेट एंड वाइटल पार्ट। तो अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।